हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। उसी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो था हम लेक्चर के माध्यम से अपना कर चुके हैं। एक बार हम चैप्टर को एक बार आपका पुनः देखते हैं। उसी के साथ हम अपने जहाँ से हमारा चैप्टर छूट गया था, अंतिम था, हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमने भारत में राष्ट्रवाद की पूरी थ्योरी को पढ़ा कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, कैसे अंग्रेजों ने आपका भारत में आपका शासन किया, कैसे आंदोलन हुआ। फिर हमने प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन की जो आपकी पृष्ठभूमि बन रही है उसके विषय में हम लोगों ने आपका बात की थी। ठीक है। इसमें देखा कि कैसे जबरन लोगों को भर्ती कराया गया, सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है। इन चीज़ों को हमने इस लेक्चर के अंतर्गत देख लिया था और हम आप तक यहाँ तक देख चुके थे कि अहिंसा का मतलब है सभी जो आपके धर्म सभी एक भारतीयों को एक सूत्र में बांध सके। ऐसी अहिंसा की कौन बात कर रहे थे? महात्मा गांधी जी बात कर रहे थे। क्लियर है? जिनको हम लोग आपका इस लेक्चर में आपका पढ़ रहे थे और जिन पर हम गौर भी कर रहे थे। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाए। कह रहे हैं कि उनमें से एक सत्याग्रह बड़ा फेमस है उनका, उस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कारण, लेकिन अगर आप पूछो, सत्याग्रह तो बहुत थे, लेकिन गांधी जी की पहली राजनीतिक शुरुआत का अगर कोई सत्याग्रह है वह है चंपारण सत्याग्रह। आइए उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे भारत के आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह चलाए। कह रहे कि 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। वहां दमनकारी बाघ व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात का खेड़ा जिले में किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। देखिए सबसे पहले क्या चलाते हैं आपका 1917 में चंपारण के जिले में एक आंदोलन करते हैं। ठीक, चंपारण में आंदोलन आपका चलाने के बाद 1917 में फिर गुजरात में एक जगह है खेड़ा। खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और जमींदार और जो जो लोग थे वो सब क्या मांग रहे थे? टैक्स मांग रहे थे। तो वहां भी वो एक क्या चलाते हैं, अपना आंदोलन चलाते हैं। तो 1917 में पहला आंदोलन जो होता है वो आपका सत्याग्रह, वो चंपारण में, चंपारण के बाद गुजरात में करते हैं। ठीक, खराब फसल हो जाने के बाद और प्लेग महामारी के कारण खेड़ा के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। क्या हो गया था? पहली बात तो फसल खराब हो गई, फसल खराब होने के साथ महामारी कारण हो गया, और जो उन्हें आपका प्लेग का बोनस मिलना था वो भी नहीं मिला। तो इस कारण क्या होगी, हालत खराब थी, वो टैक्स नहीं चुका पाते, इसलिए किया। और कह रहे हैं कि 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के भी सत्याग्रह किया। ये भी आपका देखिए 3 आंदोलन होते हैं, चंपारण, खेड़ा और सूती मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद में लड़ते हैं। यहां प्लेग बोनस को लेकर लड़ाई थी। कुल मिलाकर प्लेग बोनस में यह कहा गया था जो आपके मजदूर थे वो आपका 50% पर अड़े हुए थे। क्लियर है? मालिक जो था 20% आपका प्लेग बोनस देना चाहता था। अब गांधी जी की एंट्री हो जाती है, गांधी जी मजदूरों और किसानों के बीच समझौता कराते हैं। ठीक, और 35% पर क्या कर लेते हैं, किसानों को और मजदूरों को दोनों को राजी कर लेते हैं। इस तरह से गांधी जी ने 3 लगातार हैट्रिक मारी। पहला चंपारण का आपका सत्याग्रह सफल करके, दूसरा आपका खेड़ा का सफल करके, और तीसरा वा अहमदाबाद मील आंदोलन। तो 3 लगातार गांधी ने लगातार आपके शिक्षण जड़े, और इन सफल 3 आपके सत्याग्रह से अंग्रेजों की हालत बेचैन हो गई। ऐसा कौन नेता आ गया इसकी बात सारे स्थानीय लोग मान रहे हैं, कानून के अनुसार हमारे काम कर रहा है, कोई हिंसा नहीं है, और पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, सत्य के साथ आग्रह करता है, कि कौन है व्यक्ति। ठीक, अब इनके लिए थोड़ी समस्या पैदा कौन करने लग गए थे? गांधी जी। क्योंकि गांधी जी क्या थे, अंग्रेजों की पॉलिसी को जानते थे। ठीक, अब देखिए हम पढ़ रहे थे रोलेट एक्ट इसमें, तो रोलेट एक्ट के विषय में भी आप देख लिए थे कि रोलेट एक्ट सबसे पहले 1919 में आपका आया था, और इसमें क्या था, किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए कभी भी सरकार उठाकर जब चाहे तब आपका बंद कर सकती थी,
और साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे आपका मार्शल लॉ लगा, कैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कैसे महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस लिया। तो बेसिकली यहाँ तक जो था हम लोग आपका कल के लेक्चर में जो था हम लोग आपका देख चुके थे। बेसिकली हमें यहाँ से आगे बढ़ना था, लेकिन थोड़ा सा चंपारण का, खेड़ा का और अहमदाबाद का जो था वो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई थी आज के। तो चलिए, तो आप मुझे बताइए कि आपने रॉलेट एक्ट में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा, मार्शल लॉ के विषय में पढ़ा, तो इन सबको पढ़ने के बाद अंग्रेजों की जो आपकी नीति थी उनके खिलाफ आपने कुछ चीज़ों को रिवीजन भी करा होगा आपका घर पर। चलिए, अब कोई ऐसा बच्चा है जो आपका किसी भी स्कूल से खड़ा होकर माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा किसी स्कूल से खड़ा हो जाइए। चलिए, कोई बच्चा। देखिए, भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। यानी कि भले ही रॉलेट एक्ट बहुत बड़ा आंदोलन करा हो, लेकिन रॉलेट एक्ट कहां तक सीमित रह गया आपको पता होना चाहिए, शहरों तक और कस्बों तक सीमित रह गया, यानी कि समुच्चय गांव में वो आपका नहीं पहुंच सका। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाले आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। गांधी जी की क्या मंशा थी कि बहुत सारे एक बड़ा आंदोलन हो जिसमें बहुत लोगों का योगदान हो, ऐसा आंदोलन चाहते थे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। यानी कि आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन मजबूत हो, तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम को एक लाए बिना ये काम हम नहीं कर सकते। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकता है। कह रहे एक मुद्दा था खिलाफत का, इसके विषय में पढ़ेंगे कि आखिर में था क्या खिलाफत। कह रहे ऐसा मुद्दा है जिससे दोनों आपके जो धर्म है एक साथ आ सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन, ध्यान रखना, ओटोमन साम्राज्य मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया है और वहां मैंने आपको बताया था कि ओटोमन साम्राज्य को कैसे ब्रिटेन ने नष्ट किया है। देखिए, ओटोमन यानी तुर्की की हार हो चुकी थी। इसी आशा की अफवाह फैली थी कि इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य का एक बहुत सख्त संधि थोप दी गई। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली बंधु के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई को संभालना आपका तलाशने लगे, संभावना जो थी अब तलाशने लगे। महात्मा गांधी के साथ आपकी चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात के लिए आपका राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन समर्थक और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब क्या होगा कि अब गांधी जी ने क्या कर लिया, सब लोगों को आपका राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे और एक स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन होगा। यानी कि सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन चलेगा और खिलाफत के बाद क्या शुरू होगा 1920 में असहयोग जो आंदोलन है ये आपका प्रारंभ होगा। अब देखिए, असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया जाएगा? अब ऐसा क्या कारण है कि आप प्रथम वर्ल्ड वॉर है, सबसे पहले तो आप देखेंगे पहला वर्ल्ड वॉर निपटा है, उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट के बाद आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, खिलाफत आपकी समिति बन गई। फिर मार्च में फिर उसका खिलाफत आंदोलन आपका प्रारंभ हो गया और खिलाफत आंदोलन के साथ ही क्या हो गया, स्वराज की बात करने लगे और उसी में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की बात करी गई। तो क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाना है, कोई और क्यों नहीं चलाना? तो देखिए, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटेन शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। कह रहे कि जो भारत में जो ब्रिटेन जो आए हैं ये बिना भारतीयों के साथ दिए बिना नहीं साबित ऐसा हुआ, ठीक। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। और कह रहे कि जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इनको सहयोग किया और सहयोग करने की वजह से क्या हो गया, ये स्थापित हो गए। और जो वर्तमान में शासन चल रहा है इन लोगों के सहयोग से ही चल रहा है, ठीक। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन
ढंग जाएगा, ढल जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। क्या होगी? स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? अब कह रहे जो विचार आया था कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, तो ये आंदोलन कैसे बन सकता था, ये विचार क्या था, इस पर बात करनी है। तो गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई जो आपकी पदावधियां हैं वो वापस देनी होगी। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक नियम बनाएंगे कि जो सरकार ने किसी को कोई आपके पदावधि दी है, जैसे गांधी जी को दी थी केसरे हिंद, ठीक, ऐसी अवधियों को हमें जो वो है मिली हुई हैं, इनको हमें वापस करना होगा। ठीक, उपाधियों को। दूसरा है सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधान परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। यानी कि हमें पुलिस में ऐसा योग करना है, विधान परिषद है, स्कूल है, कॉलेज है, हमें इन सब में ऐसा योग करना है। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। यानी कि अभी तो असहयोग की बात कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हम इसको शुरू कर देंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली असहयोग आंदोलन के समर्थन जुटाने में देश भर की यात्राएं करने लगे। अब कह रहे जी हमको क्या चलाना है, आंदोलन चलाना है। कौन सा? सबसे पहले चलेगा असहयोग आंदोलन। तो उसके लिए शौकत अली, क्योंकि शौकत अली कौन बनेंगे, जो खिलाफत कमेटी उसके वो बनेंगे, सदस्य हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं कि सविनय अवज्ञा जो असहयोग आंदोलन है ये फेल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपको खिलाफत हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर हमको काम करना है, और ये पूरे देश में घूमने लगे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संकेतित थे कि नवंबर 1920 में विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। अब 1920 में चुनाव होने थे, इसके विधानसभा परिषद के। अगर हम बहिष्कार कर देंगे तो चुनाव नहीं होगा, नहीं होगा तो हम लोग उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा उनके सामने दिक्कत की जो थी घड़ी थी। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस ने भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन में समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लग गई। यानी कि कब शुरू होने वाला था, मोहर कब लगी, दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पास कर दिया गया। क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा, इनमें किन किन लोगों की हिस्सेदारी के लिया गया, सामाजिक समूहों में असहयोग के विचार को कैसे समझा जाए, इन सब चीजों पर क्या थी, आपका बात होनी तय हो गई। ठीक, इन चीजों पर क्या हो गया, मोहर लगना प्रारंभ हो गया। तो एक शब्द आया है बहिष्कार। किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ाव करने से इनकार करना, गतिविधि में हिस्सेदारी, आपका चीजों को खरीद इस्तेमाल कर देना, आमतौर पर यह विरोध का एक स्वरूप होता है। कैसा होता है? आम रूप पर यह विरोध का एक स्वरूप होता है। ठीक, ये देखिए उसी समय की एक पिक्चर है। ये चरखे को पूरे सामने कि हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हैं। तो एक हमारे सामने ऐसी इमेज है, आप इसको देख सकते हैं। क्या है? विदेशी कपड़ा बहिष्कार। जुलाई 1922 में विदेशी कपड़े को पश्चिमी अर्थव्यवस्था, संस्कृत प्रभुता का प्रतीक माना जाता था, कि बहुत बड़ा एक लाभ होता था। किससे? अंग्रेजों को। किससे? कपड़े से। बोले अब हम इसको ही समाप्त कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हुआ, उसके लिए आंदोलन चल रहे थे। तो इस फोटो को देख लीजिए, इमेज जो दी है, और थोड़ा सा पिछला रिवीजन कर लीजिए। कुछ पूछना हो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें से मुझसे पूछ भी सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो रहा है, जितना पढ़ रहे हैं एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे तो बच्चों देखा आप लोगों ने पूरी चीजों को, आगे बढ़ जाएं। तो अब इस तरह से क्या हो गया, ये सारी चीज जो था शुरू हो गया। और खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन
देश के अंदर बढ़ने लगा, उमड़ने लगा, और अंग्रेजों को भय था कि ये आंदोलन अगर सफल हो गया और सब लोग अगर असहयोग पर आपका उतर गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या पैदा करने वाला है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद हर मोड़ पर अंग्रेजों को विरोध का सामना करना पड़ रहा था। क्लियर है? तो इतना हमने देखा। अब थोड़ा सा इसमें आगे देखेंगे। इसमें सेकेंड यूनिट है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं थी। धारा का मतलब होता है कुछ विचार थे। जैसे असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आकांक्षा का मतलब इच्छा थी, अपनी अपनी चाहत थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। अब देखिए, सब कह रहे थे हाँ स्वराज तो होना चाहिए, लेकिन सबके लिए स्वराज का जो मीनिंग था वो बिल्कुल अलग था। हर विचारधारा अलग होती है। विचारधारा की जो मांग है वो अर्थ के मायनों में अलग हो सकती है। अब जैसे स्वराज तो सबके लिए एक था, स्व मतलब स्वयं, राज मतलब खुद का शासन ही स्वराज है। अब कांग्रेस के लिए था कि सब कुछ हम अपने अच्छे से चलाएं, मुस्लिम लीग के लिए था कि हम अपने अनुसार चलाएं, रियासी जो आपके रियायतें थी वो चाह रही थी हम अपने अनुसार चलाएं। तो इस तरह से हर व्यक्ति के लिए अलग थे स्वराज के मायने। क्लियर है? ये आपको गौर करके ध्यान देना है और इसको ही गौर करके आपको देखना है। क्लियर है? दूसरी यूनिट पर आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़े। देखिए, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई। यानी कि जब भी ये आंदोलन आपका प्रारंभ हो रहा था असहयोग, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो मध्यम वर्ग था, और मध्यम वर्ग में भी खास कर जो आपका शहरी मध्यम वर्ग था, उसी का इसमें योगदान रहा। उसी के साथ को लेकर ये चीजें क्या हुई थी आपका शुरू हुई, और इसी को हम लोग आपका देखने वाले भी हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। अब देखिए, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया, हेड मास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी ने मानना था कि काउंसिलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही पा लेते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। प्रश्न बन जाए, असहयोग आंदोलन के दौरान किस पार्टी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो वो थी मद्रास। ठीक, मद्रास पार्टी। आप देखेंगे कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय हो रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की आपका पैकेटिंग की गई, और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। उसकी कीमतें 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारी ने विदेशी चीज का व्यापार करने या विदेशी व्यापार फैलाने से इनकार कर दिया। जब तक बहिष्कार आंदोलन फैलने लगा और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिले और हस्तकरघा का उत्पादन भी बढ़ने लगा। यानी कि जो आपके हस्तकरघा उद्योग बिल्कुल समाप्त हो गए थे, अब क्या हो गया, उनको दोबारा आपका बढ़ने का आगे मौका मिल गया। अब मौका मिल गया तो उनके सामने चीजें बढ़ने लगी। देखा बच्चों? चलिए अब देखिए, कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन आपका धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनाने वाले कपड़े के मुकाबले में प्राय महंगा होता था।
और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, वे मिलों के कपड़े को लंबे लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार की भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों का स्थापन आपका जरूरी था, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्कूल में लौटने लगे और वकील द्वारा सरकारी अदालत में दिखने लगे। अब यानी कि अब देखिए, ना तो हमारे पास जो हमने काम शुरू खत्म किया था उनका जो था अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं था। भाई अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो उसकी समाप्ति के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास कोई खास अल्टरनेटिव जो था इसके अंतर्गत नहीं था। और अल्टरनेटिव ना होने की वजह से ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं आपके पैदा हो रही थी। ठीक, अब देखिए ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, कि शहरों में ये विद्रोह कैसे फैल रहा था। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। देहात का मतलब होता गांव, लोकल एरिया में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसानों और आदिवासियों ने भी संघर्ष के इस आंदोलन में समा गया। यानी कि जितने भी किसानों के आंदोलन चल रहे थे देश में और छोटे मोटे जो आंदोलन थे, आखिर में आकर सब कहाँ मिल गए, सब आपका असहयोग आंदोलन में मिल गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिर मिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका इस आंदोलन में तालुकादार और जमींदारी के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। तो किसानों को बेगारी करनी पड़ती थी। पट्टे के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझाने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। कब? जून 1920 की बात हो रही है। हर महीने पूरे इलाके के गांव का संगठन 340 शाखा खोली जा चुकी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसानों के संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन ने ऐसी स्वरूप विकसित हो चुके थे कि जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकादार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे और बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानीय स्थानों पर स्थानीय नेताओं किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं लगेगा, तो जमीन गरीबों में ही बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर बहुत सारी कार्रवाई और आकांक्षा को सही ठहरा रहे थे। यानी कि गांधी जी का नाम लेके जैसा जिसका जो मन में आ रहा था वो लोग आपका करने लग गए थे। तो ये सारी चीजें किसमें हो रही थी? असहयोग आंदोलन से आपका प्रारंभ थी और उसी में ये सारी चीजें आपका चल रही थी। देख लिया? चलिए, आदिवासी किसान ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला। कह रहे जो आदिवासी किसान थे और जो किसान और लोग थे, तो जो स्वराज का मतलब निकाला गया था वो लोग समझा नहीं पाए कि स्वराज क्या था, और लोगों ने अपनी मर्जी से उसका कुछ अर्थ निकाल लिया। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश के गेमुडा पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरू हुए उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को भी स्वीकार नहीं किया। अन्य वन क्षेत्रों की तरह तरह की यह अंग्रेजी
सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दायित्व होने वाले पर पाबंदी लगा दी। लोग इन जंगलों में ना तो आपका मवेशी चरा सकते थे, ठीक, और ना ही जलवाने के लिए लकड़ी और फल आपका बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान थे और गुस्सा थे। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छिनते जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़क के निर्माण के लिए बेकार करने को आपका मजबूर किया तो लोगों ने बगावत छेड़ दी। उनका नेतृत्व करने वाला अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियों पर गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तिगत चमत्कृत विद्रोह को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी को महानतम गुणगान करते थे। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्हें लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत असहयोग के बल पर नहीं बल्कि केवल बल के प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम पहाड़ियों गुडेम गुडेम विद्रोह के ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों के मानने की कोशिश की गई और स्वराज की प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध आपके चला रहे थे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुके थे। इस तरह से क्या मिल गई उनको? फांसी मिल गई। और फांसी मिलने की वजह से क्या हो गया आपका, आप देखेंगे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार बच्चों इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है कि लोग क्या मायने निकाल रहे थे राजस्व के, किस तरह से बहुत सारी अलग अलग चीजें इस समय पर अलग अलग जो घटनाएं थी वो आपका नियंत्रित हो रही थी, नियंत्रित। तो आप इनको देख सकते हैं और आप इनको महसूस कर सकते हैं। क्लियर है किस तरह से ये सारी चीजें हो रही थी। अब हम बात करेंगे बागवानी, जो बागानों में स्वराज कि बागानों में स्वराज का क्या मतलब था, कैसे वो स्वराज के मीनिंग को समझ रहे थे। थोड़ा सा इस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं और इनको एक एक करके आगे बढ़ जाएंगे और इनको देख लेंगे। महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागान आपके मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि उन्हें चार दीवारी से जब चाहे जहां जा सकते हैं। उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रखें। 1859 में इंग्लैंड इन्विगेशन एक्ट के तहत बागों में काम करने वाले मजदूर को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। उन्हें इजाजत के लिए उन्हें विरल ही कभी मिलती थी। उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो था। हजारों मजदूर अपने अधिकारियों के अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागानों को छोड़ दिया और अपने घर चले गए। उनको लगता था कि गांधी राज आ गया है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्तों में फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई हुई और उनकी स्थिति और भी बुरी होगी। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा से दृष्टिगत को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्हें तो स्वराज का शब्द अपने हिसाब से निकाल लिया। उनके लिए ऐसे युग का द्योतक था जब सारे संकट और सारे कष्टकारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जब फिर आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक स्तर पर लोग जुड़े थे। वे गांधी का नाम लेकर काम करते थे। ये अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देख रहे थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन गया जो उनके इलाके तक आपका सीमित ही नहीं था। अब आप सोच के देखिए कैसे लोगों ने ब्रिटिश काल में अपना जीवन गुजारा है, कैसे गुजर बसर करा है, और इसको देखा है। पीछे की इमेज को आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैप्टर को जितना पढ़ा है इसको पढ़ लीजिए। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।